नमस्कार रामजी राम, मैं गणेश कुलरिया, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स। इसमें हम देखेंगे कि ऑन पेज एसईओ के अंदर जितनी भी हमने अभी तक के टॉपिक्स कवर किए थे उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी तो हमने वहां पे पढ़ा था ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक्स के बारे में। तो ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक्स में क्या था कि जितनी भी ऑफ पेज एसईओ की जो भी ट्रिक्स और टेक्निक्स है उन सबको किस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल रहती हैं ऑफ पेज एसईओ के अंदर, वो सारा भी हमने देखा था। और फिर जैसा कि अब अगर आपको ऐसा भी लगेगा कि जब हमने ऑफ पेज एसईओ कंप्लीट कर लिया तो वापस हम ऑन पेज एसईओ के थियोरिटिकल कंसेप्ट क्यों देख रहे हैं, तो थियोरिटिकल कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम आज की क्लास में ये देखेंगे कि ऑन पेज एसईओ के अंदर जितना भी हम जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी पढ़ा था तो उनके बारे में एक ब्रीफली डेफिनेशन चलेगी, उसके बारे में थोड़ा सा एक रिवीजन कह सकते हैं। फिर उसके बाद में कल से हमारा जो भी रहेगा नेक्स्ट सेशन, उसके अंदर हम स्क्रीन पे ही आपको मिलेंगे, तो वहां पे मैं आपको लाइव बता भी दूंगा कि ये कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से वर्क करते हैं। और उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ऑन पेज एसईओ जितने भी टॉपिक पढ़े थे उन सबको एक बार प्रैक्टिकली पीसी पे मैं आपको डिस्प्ले करवा दूंगा स्क्रीन के अंदर कि किस तरीके से क्या चीज इंप्लीमेंट की जा सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑन पेज एसईओ की जितनी भी टेक्निक्स है और ट्रिक्स है उन सबको किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो सिलेबस जैसा कि आप सबको पता है bit.ly/D, M, B, स्मॉल y एंड G एंड K। अगर आप ये लिखेंगे bit.ly DMBYGK तो वहां पे आपको मेरा पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, पर उसके अंदर आज के टॉपिक में ऑन पेज टेक्निक्स में हम देखने वाले हैं पेज का टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन अगर हम बना रहे हैं, मेटा कीवर्ड्स, रोबोट वगैरह, तो इन सब के बारे में अगर आप मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर आप विजिट करेंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है उन सब के एक एक शॉर्ट सेंटेंस के अंदर मैंने वहां पे डेफिनेशन लिखी है। जैसा कि मैं यहाँ पे भी टॉपिक देख रहा हूँ कि मुझे क्या क्या कवर करने हैं, तो काफी सारा लेंथी मैंने इसको ऑन पेज टेक्निक्स में बनाया है, लेकिन आपको जस्ट मैं ब्रीफली इंफॉर्मेशन ही दूंगा कि क्या किस तरीके से कौन सा वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स के बारे में इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे इतना याद है कि मैंने क्या लिखा है इंग्लिश में। बस जैसे कि पेज टाइटल का मैंने लिख दिया है कि स्टार्ट टाइटल विद कीवर्ड, add keywords to the beginning of your page titles, write short and descriptive titles, include numbers and power words, no need to include your domain in the title, using modifier likes 2021 best, guide, checklist and review can help you rank for long tail versions of your target keyword। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टाइटल टैग लिख दिया, बीच में ऑन पेज एसईओ टाइटल हो गया और टाइटल टैग बंद। तो ये इस तरीके से इंग्लिश में सारा लिखा हुआ है, आपको समझना है तो समझिए। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे हिंदी में बता देता हूँ कि मैं जो इसमें मैंने लिख रखा है सिलेबस के अंदर वो मैं आपको ब्रीफली इंफॉर्मेशन बता दूं। तो पहला टॉपिक जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है पेज का टाइटल के बारे में, तो जो भी पेज के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसमें टाइटल हमें किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो टाइटल बनाने के लिए सबसे मेन चीज चाहिए आपके पास कीवर्ड्स। तो कीवर्ड को मिला के ही आप टाइटल लिखिए, उसमें एकदम अट्रैक्टिव और कैची टाइप्स के टाइटल कंटेंट होने चाहिए और मॉडिफाइड कीवर्ड्स का यूज कीजिए ताकि और ज्यादा लॉन्ग फेस कीवर्ड में आप यानी कि लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर आपको इजीली रैंकिंग मिल सके। तो ये सारी चीज उसके पेज टाइटल के अंदर आती है। जैसे कि आपका कीवर्ड है कि एसईओ कंपनी, अब आप इसमें मॉडिफायर कैसे ऐड कर सकते हैं कि बेस्ट एसईओ कंपनी इन 2021-2020, किसी भी तरीके का कुछ भी आप टाइटल बना सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर मैंने ज्यादा इंफॉर्मेशन तो इतनी नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है कि जो भी पेज टाइटल के बारे में जितना भी लिख सकूं वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। अब पेज टाइटल्स के बाद में बात करें तो मेटा डिस्क्रिप्शन की आ रही है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमेशा ऑटो जनरेटेड डिस्क्रिप्शन को अवॉइड करें, यानी कि अब यहाँ पे ये नहीं रहेगा कि ऑटो जनरेटेड कैसे होता है, जैसे कि वेबसाइट्स में तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन कैसे बनते हैं, तो जैसे कि वर्डप्रेस वगैरह वेबसाइट्स हो गई तो वो आपके ऑटोमेटिकली पेज के कंटेंट में से ही जो सबसे स्टार्टिंग का कंटेंट होगा उसको ही डिस्क्रिप्शन के तौर पे काउंट कर लेते हैं।
क्योंकि सर्च इंजन आपके डिटेल को पढ़ने जाएगा तो टाइटल अवेलेबल है, देन यूआरएल अवेलेबल है। तो जब डिस्क्रिप्शन अगर उसे एकदम एग्जैक्ट कोर्स में नहीं मिल रहा है, यानी कि एग्जैक्ट मेटा टैग्स के अंदर नहीं मिल रहा है, तो वहां पे वो क्या करेंगे कि जो भी शुरू का कंटेंट है, जितना भी उसके पास स्पेसिंग है, उसके हिसाब से जितना कंटेंट आपका वहां पे डिस्प्ले करवा सकते हैं उतना आपका ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन हमेशा टाइटल बनाने के बाद में ही बनाए, ताकि आपको टाइटल में ध्यान आ जाए कि बेस्ट डेवलपमेंट कंपनी जैसे कि या फिर एसईओ कंपनी, ठीक है, ये आपका आपने टाइटल बनाया है इस तरीके से कुछ भी, तो वहां पे अब आप यूज करेंगे जब डिस्क्रिप्शन में, तो आप वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड है तो आप वहां पे क्या लिखेंगे कि वी प्रोवाइड अ बेस्ट वेब डेवलपमेंट सर्विसेज लाइक इन वी कंप्लीटेड वर्डप्रेस वेबसाइट, मजेंटो, शॉपिफाई में भी अच्छी तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं। एसईओ की बात करें तो हम वहां पे कह सकते हैं एसईओ का बेस्ट रिजल्ट देते हैं, जिसमें कि आपको मंथली रिपोर्ट वगैरह भी मिल जाती है। मतलब कुछ भी ऐसे टैग्स और ऐसे कीवर्ड लिखने हैं जिनकी वजह से अट्रैक्टिव हो, और यहाँ पे हो सके तो कुछ ऐसा कैची और यूनिक पॉइंट आप वहां पे दिखाइए कि उसकी वजह से ही आपका जो भी कस्टमर यूजर है वो उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते ही वहां पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट को विजिट करें। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जैसे ही अगर आपके जो भी कस्टमर या क्लाइंट या यूजर जो भी आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है, तो वो विजिट अगर सर्च इंजन से कर रहा है तो उसकी वजह ये दो ही हो सकती है, या तो वो ब्रांड के नाम से आ रहा है या फिर कीवर्ड के नाम से। तो कीवर्ड में आपने कहीं ना कहीं टाइटल डिस्क्रिप्शन इतना अट्रैक्टिव लिखा होगा कि गूगल ने आपको ज्यादा स्पेसिंग देकर सबसे टॉप पे रखा है, तो उसकी वजह से यूजर भी आपको टॉप की प्रायोरिटी देकर आपकी वेबसाइट्स के डिस्क्रिप्शन को देखकर ही वहां पे एंटर हो रहा है, ठीक है। तो इसका जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे बताया, तो वहां पे क्या है ब्रैकेट के अंदर मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर कंटेंट के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन जो भी आ रहा है आप वो लिख दीजिए, देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये सारा आपका रहता है मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। फिर बात आती है थर्ड पॉइंट की मेटा कीवर्ड्स। तो मेटा कीवर्ड्स में भी यही पॉइंट है कि आप मेटा नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कीवर्ड लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन की जगह, और कंटेंट में कीवर्ड 1 2 3 जो भी आ रहे हैं वो आप लिखते जाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बता दूं, सर्च इंजन जितने भी हैं आज के टाइम पे वो मेटा कीवर्ड्स को इतना यूजफुल नहीं मानते, क्योंकि जितना आपका कंटेंट यूनिक होगा, जितना आपका कंटेंट एकदम अट्रैक्टिव होगा, उसी हिसाब से ही आपको और ज्यादा रैंकिंग मिलेगी। तो ऑन पेज एसईओ के साथ साथ ऑफ पेज एसईओ होगा तो ही आपको रैंकिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने मेटा कीवर्ड्स के अंदर आपने एसईओ कंपनी 10 बार लिख दिया तो आप एसईओ कंपनी पे रैंक हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा है मेटा कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गए, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गए, फिर आप न्यूमेरिक विद टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि एसईओ कंपनी 2021, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं एसईओ गाइडलाइंस 2021। तो एसईओ की जितनी भी गाइडलाइंस है उसके रिलेटेड अगर आपके पास कंटेंट है तो आपने वो कीवर्ड लिख दिया, तो इस तरीके से न्यूमेरिक विद टेक्स्ट आपका यूज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मेटा रोबोट्स की। तो मेटा रोबोट्स का मतलब है कि जब भी सर्च इंजन का क्रॉलर रोबोट जो भी है वो अगर आपकी वेबसाइट्स को क्रॉलिंग करने आ रहा है, तो वहां पे उसको ये कंडीशन मिलनी चाहिए, क्या मैं इस वेबसाइट्स को क्रॉल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो एक रोबोट रहता है जो कि हमारी मेन फाइल रहती है robots.txt, वहां पे आप उसे गाइड कर सकते हैं जो भी क्रॉलर को कि आप इस वेबसाइट्स में कितना क्रॉलिंग कर सकते हैं और कितना नहीं। उसके अलावा भी अगर मान लीजिए आप कोई भी वेब पेज को कभी क्रिएट कर रहे हैं कभी नहीं क्रिएट कर रहे, तो एट ए टाइम अगर आप चाहते हैं कि मुझे robot.txt फाइल मैनेजर के अंदर जाकर एडिट ना करना पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे उस सिंगल वेब पेज को भी मेटा रोबोट टैग दे सकते हैं, वहां पे उसे यस नो नो इंडेक्स नो फॉलो वगैरह क्वेरी देकर आप उसे वहां पर ब्लॉक और अनब्लॉक भी कर सकते हैं सर्च इंजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज हुई, उसमें भी सेम मेटा का है, मेटा नेम इक्वल टू फिर रोबोट्स आ गए कोट्स में, देन कंटेंट के अंदर आप जो भी नो इंडेक्स नो फॉलो इंडेक्स नो फॉलो फॉलो नो इंडेक्स आप जो भी चाहे वो कंडीशन रख सकते हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट, वो है मेटा कंटेंट टाइप। तो मेटा कंटेंट टाइप का मतलब है कि जो आपकी वेबसाइट्स के अंदर कंटेंट अवेलेबल है वो कौन से फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने एग्जांपल में दो ही दिए, UTF-8 और ISO 8859-1। तो ये दो ही मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं। बाकी के आपको अगर मैं आपको स्क्रीन पे जब भी हम जाएंगे और ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जितने भी कंटेंट के मेटा टाइप्स हैं उनको हम किस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसा कि हर एक में है कि कंटेंट और नाम रखना होता है, लेकिन यहाँ पे नेम की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा HTTP इक्विप, ठीक है। जो आपके HTTP वेबसाइट है हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल,
उसमें आप किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके का आपका कंटेंट अवेलेबल है और किस तरीके से उस कंटेंट को लोड करवाना है। तो यहाँ पे जैसा कि पहला एक हमने एग्जांपल लिखा है, उसमें है मेटा HTTP इक्वल टू कंटेंट टाइप। ठीक है, HTTP के अंदर हमने ये बता दिया कि इस वेबसाइट के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, देन कंटेंट के अंदर क्या है, टेक्स्ट और HTML, यानी कि PHP और HTML में ही वेबसाइट क्रिएट होती है। और जैसा कि आपको पता है वेबसाइट हमेशा HTML कोडिंग के अंदर ही क्रिएट होती है और उसके बाद में आप उसके अंदर PHP वगैरह हर एक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा रखा कि कंटेंट का टाइप है, HTTP इक्विपमेंट में क्या है, कंटेंट टाइप है और उस कंटेंट के अंदर क्या है, टेक्स्ट और HTML। लेकिन उसका जो कैरेक्टर सेट है वो किस डिपेंड करता है, एक हो गया UTF-8 और दूसरा हो चुका है आपका ISO 88591। तो ये इस तरीके के कंटेंट टाइप भी है, कैरेक्टर के सेट्स, उन सब के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये चीजें कहाँ पे होती है। जैसे कि मैं कुछ पॉपुलर वेबसाइट बताऊंगा जिनमें UTF-8 यूज किया गया है, किसी ऐसी वेबसाइट्स पे आपको मिलेगी जिसमें ISO 88591 भी यूज किया गया और इसके अलावा भी है। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको वहां पे डिस्प्ले करवाऊंगा। फिर नेक्स्ट बात करें तो वो है आपका मेटा व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब कि जैसा मैंने पिछली कुछ क्लासेस के पहले मैंने बताया था आपको कि मेटा व्यू पोर्ट का मतलब है कि आपकी वेबसाइट अलग अलग डिवाइस में ओपन हो रही है तो अलग अलग तरीके से ओपन होनी चाहिए। यानी डेस्कटॉप में आपकी वेबसाइट फुली मोड में ओपन हो रही है तो फिर मोबाइल के अंदर भी जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो वो डेस्कटॉप वाली वेबसाइट सेम की सेम कॉपी ना होकर एक रिस्पॉन्सिव और एकदम वर्टिकल साइज में ओपन हो, जो कि मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से। यानी कि अगर आपका डेस्कटॉप देखने जाए तो उसकी विड्थ ज्यादा होगी लेकिन हाइट कम होगी, लेकिन मोबाइल में यही चीज उल्टी है, उसकी विड्थ कम रहती है और हाइट ज्यादा रहती है। अब टैबलेट की बात करें तो टैबलेट में क्या रहेगा, मोबाइल की तरह और लैपटॉप के बीच की चीज होगी कि विड्थ कम रहेगी लेकिन काफी हद तक रहती है और हाइट और विड्थ में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। फिर आती है लैपटॉप की बात, तो लैपटॉप में 12 से 15, 17, 18 इंच तक की डिवाइस रहती है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी वेबसाइट कंप्रेस यानी कि रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। तो उस रिस्पॉन्सिव को बनाने के लिए आप वहां पे क्या कर रहे हैं कि मेटा टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले ब्राउजर को ये आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि वेबसाइट्स इस डिवाइस के अंदर ओपन हो रही है तो इसकी विड्थ इतनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट आपका एक भी कोड रहता है मेटा व्यू पोर्ट, जिसके अंदर आपने नाम में लिख दिया व्यू पोर्ट, कंटेंट के अंदर आप क्या लिखेंगे, विड्थ, डिवाइस की विड्थ और जो कि उसके इनिशियल स्केल के 1 के बराबर रहेगी। यानी कि अगर विड्थ है उसके हिसाब से अगर कुछ भी डिटेल्स आ रही है तो उसे उसके रिस्पॉन्सिव हिसाब से कर दी जाए। यानी कि जैसे ही इसमें क्या रहता था, CSS के अंदर आपके पिक्सल्स के हिसाब से आपकी पूरी डिजाइन सेट होती है। तो यानी कि अगर मेटा व्यू पोर्ट में ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा कि आपकी डिवाइस की साइज इतना पिक्सल की है तो उस हिसाब से CSS वही पिक्सल्स लोड करेगा जो उस रिस्पॉन्सिव पिक्सल की साइज पे अवेलेबल है। यानी कि CSS में मैंने 4 तरह की डिवाइस रखी है, एक 500 पिक्सल, 1000, एक 1500, 2000 पिक्सल। तो जैसे ही अगर मैं कोई डिवाइस जो 1000 पिक्सल का है तो उसमें ओपन करूंगा तो वही CSS ओपन होगी जो 1000 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो ये आपका रहता है मेटा व्यू पोर्ट के अंदर। फिर बात करें नेक्स्ट तो वहां पे आपका आता है टॉपिक सोशल मेटा टैग्स। तो सोशल मेटा टैग के अंदर क्या रहेगा कि आपकी वेबसाइट्स की लिंक जब भी आप सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब पे अगर आप पेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या डेटा वापस रिट्राइव होना चाहिए। यानी कि फेसबुक पे आपने क्रिएट पोस्ट पे क्लिक किया, आपने URL वहां पे पेस्ट की, तो URL पेस्ट करते ही जो उस सोशल मीडिया का बैकएंड पैनल रहेगा वहां से एक रिक्वेस्ट आपकी वेबसाइट पे जाएगी और उस वेबसाइट से जो भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो भी लाइव डेटा अवेलेबल है मेटा टेक्स्ट के अंदर वो वहां पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो अब आप ये चाहते हैं कि नहीं, जो मेटा टेक्स्ट के अंदर जैसे मैंने मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन रखा वो नहीं आना चाहिए बल्कि कुछ और आना चाहिए। तो वो अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सोशल मेटा टैग। तो सोशल मेटा टैग में एक चीज डिफरेंट रह जाती है, वो है इसकी नाम। ठीक है, तो जैसा कि पहले हमने देखा था कि मेटा के अंदर क्या रहता है, नाम और कंटेंट, लेकिन यहाँ पे सोशल मेटा टैग के अंदर क्या रहेगा, आपका प्रॉपर्टी और कंटेंट। यानी कि मेटा की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है और उस प्रॉपर्टी का कंटेंट। तो जैसा यहाँ पे मैंने एग्जांपल में 3 चीज बताई है जो कि बहुत पॉपुलर रहती है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज। तो पहला हम यहाँ पे सोशल मीडिया क्रिएट कर रहे हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह पे चलता है, वो है मेटा प्रॉपर्टी इक्वल टू OG टाइटल, और कंटेंट के अंदर जो भी टाइटल है वो OG डिस्क्रिप्शन, यानी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिख दीजिए कंटेंट के अंदर, और OG इमेज।
ओजी इमेज के अंदर जो भी इमेज है उसका यूआरएल आप एंटर कर दीजिए। तो जब भी सर्च इंजन जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट होगी जहां पे आप अपनी वेबसाइट्स का यूआरएल पेस्ट करेंगे तो वहां पे कुछ डिस्प्ले होगा, वो ये डिस्प्ले होगा कि जो आपने मेटा प्रॉपर्टी के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज जो भी रखी है वो डायरेक्टली वहां पे शो होने लग जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या रहता है, सोशल मीडिया तो बहुत सारी वेबसाइट्स है, लेकिन ओजी टैग जो कि ओपन ग्राफ टैग है वो एकदम परमानेंटली डिफॉल्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं फेसबुक पे मुझे अलग डेटा चाहिए, ट्विटर पे अलग चाहिए, इंस्टा, ट्विटर सब जगह पे अलग चाहिए, तो आप उस हिसाब से अलग अलग भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्विटर के लिए ट्विटर कार्ड भी आता है, इस तरीके से अलग अलग चीज अवेलेबल रहती है। ओके, अब उसके बाद में बात करते हैं साइट एक्सेसिबिलिटी। तो साइट एक्सेसिबिलिटी में 4 चीज आती है। फर्स्ट है साइट नेविगेशन, ब्रेड क्रम, एचटीएमएल साइट मैप और एक्सएमएल साइट मैप। तो साइट एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि जब भी अगर क्रॉलर आ रहा है तो उसे भी आसानी हो अपनी वेबसाइट में सब कुछ देखने के लिए, और यूजर आए तो भी उसे आसानी से सब कुछ पता चल जाए। तो पहली बात होगी नेविगेशन की। तो नेविगेशन का मतलब यूजर जब आपकी वेबसाइट को अंदर से देख रहा है, यानी कि वेबसाइट ओपन हो गई, देन उसे वहां पे नेविगेशन मिलना चाहिए कि जिस पेज पे आप अवेलेबल है वो पेज किस किस पेज से कनेक्ट होकर आपके उस पेज को कनेक्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आप एक शूज की स्पोर्ट कैटेगरी में अवेलेबल है तो वहां पे क्या रहेगा, मेन कैटेगरी के अंदर शूज और शूज के अंदर कैजुअल रहता है। वैसे ही मेन के अलावा अगर आपको लेडीज के शूज देखने तो आप वुमेन की कैटेगरी में शूज और वहां पे फिर स्पोर्ट्स शूज देखेंगे। तो वहां पे क्या रहेगा, डिपेंड ये रहेगा कि जब आपको ये पता रहेगा कि मैं किस कैटेगरी के शूज देख रहा हूं और ये शूज में कौन सी कैटेगरी अभी है, और ये शूज जो है वो वुमेन के लिए है, मैन के लिए, वो वहां पे आपको इजीली मिल जाते हैं। फिर मान लीजिए वहां पे ये भी हो सकता है यूनिसेक्स के तौर पे कि लाइक मेन और वुमेन का दोनों का सेम हो, तो उस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज रह सकती है, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट में कौन कौन सी कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गई साइट एक्सेसिबिलिटी के अंदर पहले की साइट नेविगेशन। दूसरी बात आती है ब्रेड क्रम की। तो जैसे आपने यूजर को अपनी वेबसाइट में इजीली सब कुछ मिले तो वो चीज ट्राई की, तो वही सेम आपको यहाँ पे ट्राई करनी पड़ेगी सर्च इंजन के जो क्रॉलर रहते हैं, रोबोट, उन सब के लिए, कि जब भी वो वेबसाइट्स पे क्रॉल हो तो उन्हें पता रहे कि जिस तरीके से यूजर को पता चला कि मेन के अंदर शूज और शूज के अंदर स्पोर्ट शूज की कैटेगरी है, वैसे ही ब्रेड क्रम में आप बताएंगे कि होम पेज के अंदर मेन, देन मेन के अंदर शूज और शूज के अंदर स्पोर्ट शूज की कैटेगरी अवेलेबल है जो कि इस वेब पेज को क्रॉल कर रही है। तो जब भी सर्च इंजन आपके डेटा को डिस्प्ले करवाएगा तो वहां पे वो यूआरएल की जगह पे ब्रेड क्रम ही डिस्प्ले करवाएंगे, ताकि जब भी अगर यूजर डायरेक्टली वहां पे विजिट करे तो उससे पहले उसे पता चल जाए कि मैं जिस पेज पे जा रहा हूँ वो पेज किस किस पेज से कनेक्ट होकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ आपका साइट एक्सेसिबिलिटी। अब यहाँ पे 2 चीज और लेके चलते हैं साइट मैप के नाम पे। तो साइट मैप पे यूजर के लिए एक HTML साइट मैप होता है और क्रॉलर और रोबोट के लिए XML साइट मैप। तो साइट मैप के अंदर क्या रहता है कि जितने भी आपकी वेबसाइट्स के अंदर पेजेस अवेलेबल है उन सब की डिटेल्स वहां पे डिस्प्ले होती है। तो HTML साइट मैप के अंदर तो यूजर देख सकता है, XML साइट मैप के अंदर रोबोट वहां से इजीली पता कर सकता है कि कौन कौन से वेब पेजेस है। और जबकि हम टेक्निकल एसईओ पढ़ेंगे स्क्रीन पे तब मैं आपको बताऊंगा कि HTML साइट मैप कैसे क्रिएट करते हैं और XML साइट मैप कैसे क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो वो ये चीज इतनी हो सकी वर्किंग के बारे में। अब यहाँ पे रिसर्च के लिए भी एक टॉपिक ले लेते हैं, तो वो हो गया कीवर्ड। मैंने कीवर्ड को पहले तो सबसे शुरू में पढ़ाया था, लेकिन अब मैंने अगर इसको बीच सेंटर में रखा तो उसकी भी एक वजह है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्च इंजन के हिसाब से कौन कौन सी चीज सही है, देन उसको अगर वो वेबसाइट्स में अवेलेबल है देन हम ये आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड रखे हुए। तो ये ऑन पेज टेक्निक्स है, वो जब आप मेरे टूल्स और उन सब के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको कि वेबसाइट एनालिसिस ऑडिट किस तरीके से करते हैं, तब वहां पे जो पहले के पॉइंट थे इसके अकॉर्डिंग ही आपकी पूरी की पूरी चेकलिस्ट बनेगी। यानी टाइटल है या नहीं है, डिस्क्रिप्शन है या नहीं है, मेटा रोबोट, सोशल मेटा टैग्स, ये सारी चीज उसमें अवेलेबल है। देन उसके बाद में आप देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स अवेलेबल है। अब कीवर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पे 2 चीज रहती है, कीवर्ड रिसर्च एंड सिलेक्शन। आपने कीवर्ड फाइंड किए तो ये जरूरी नहीं है कि जितने आपने कीवर्ड फाइंड किए वो सारे के सारे वहां पे आपको यूज करने रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने 4 कीवर्ड सर्च किए हैं तो चारों के 4 कीवर्ड ही आपको सेलेक्ट करने हैं। नहीं, आपको कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, रिसर्च करनी है 40 कीवर्ड की, तब आप जाकर कहीं वहां पे 4 कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास सिलेक्शन के ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन होंगे तो आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा बेटर एनालिसिस
कर सकते हैं कीवर्ड के ऊपर। फिर यहाँ पे बात करते हैं कीवर्ड के अंदर और क्या चीज होनी चाहिए। तो कीवर्ड हमेशा टाइटल, समरी, कंक्लूजन, कीवर्ड की डेंसिटी, लॉन्ग टेल कीवर्ड, एलएसआई कीवर्ड, ये सारी चीज कीवर्ड से मिलकर सब होनी चाहिए। जैसे कि कीवर्ड टाइटल के अंदर होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होना चाहिए, फिर कीवर्ड कंटेंट की समरी के अंदर भी होना चाहिए और कंक्लूजन के अंदर भी होना चाहिए, यानी शुरू में भी होना चाहिए और आखिर के कंटेंट में भी होना चाहिए। फिर उसके बाद कीवर्ड की डेंसिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने जितना बताया था कीवर्ड प्लेसेस इन कंटेंट, उतनी जगह पे ही आपको यूज करने हैं, ज्यादा जगह पे आप उसको कीवर्ड स्टफिंग ना करें, इसलिए कीवर्ड डेंसिटी भी आपको मैक्सिमम पॉइंट पे रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करने हैं, देन हो गया एलएसआई कीवर्ड्स यानी कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स वाले कीवर्ड्स। फिर बात आती है कंटेंट की। तो कंटेंट के अंदर क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कीवर्ड प्लेसेस कहाँ पे रहती है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, उन सब के बारे में पढ़ा दिया था। लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट आपको ब्रीफली बता रहा हूँ कि जैसे कंटेंट अगर आप बनाते हैं तो उसे कहीं से भी कॉपी करके पेस्ट ना करें, क्योंकि वो चीज वहां पे पहले से सर्च इंजन के पास क्रॉल हो चुकी है, तो आपको वहां पे प्लेगराइज कंटेंट मिलेगा और उसकी वजह से आपका वो कंटेंट रैंक भी नहीं होगा और आप उस पर कितनी भी मेहनत करें वहां पे वो कंटेंट रैंक होने वाला नहीं है। देन उसके बाद में कंटेंट के अंदर कहाँ पे कीवर्ड वगैरह यूज करने, किस तरीके से कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, वो सारा का सारा इसमें दिखाया गया है। फिर यहाँ पे जैसा मैंने लिखा कि लॉन्ग आर्टिकल रहते हैं वो शॉर्ट आर्टिकल से अच्छे रहते हैं, पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी 100% नहीं लेके रखे कि गणेश ने कहा है कि लॉन्ग आर्टिकल हमेशा ज्यादा पॉपुलर रहते हैं, शॉर्ट आर्टिकल नहीं। तो जैसा कि चेंजेस होते जाते हैं उसके हिसाब से है कि पहले लोग 4 घंटे की मूवी देखते थे, फिर वहां पे अगर दूसरी तरफ देखने जाए तो वो 12-12 घंटे की वेब सीरीज को भी देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो पहले 10 मिनट की कॉमेडी वीडियो नहीं देखते थे, अब वहां पे 30 सेकंड का जो भी रील और टिकटॉक आता है वो देख रहे हैं। तो रीजन यहाँ पे ये रहता है कि डिपेंड करता है कि आप किस कंटेंट को दिखाना चाहते हैं। अगर आपने ये भी देखा होगा कि न्यूज की वेबसाइट रहती है तो वहां पे कोई ऐसी न्यूज की वेबसाइट रहती है जो सिर्फ 60 सेकेंड्स की न्यूज को कवर करते हैं और कुछ ऐसी वेबसाइट रहती है जो पूरी की पूरी न्यूज को कवर करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया है सभी का कि किस तरीके से आपको कंटेंट लिखना है और किस तरीके की रिक्वायरमेंट अवेलेबल है। और उसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे और भी लिखा है कि कंटेंट के अंदर 1000 वर्ड्स ही होनी चाहिए, इतने लाइक ट्राई कीजिए वगैरह वगैरह सारी चीज। तो वो डिपेंड करता है आपके कीवर्ड के ऊपर। मैंने तो सिर्फ एक एम रखा है कि एटलीस्ट 1000 वर्ड का कंटेंट लिखे ताकि वेबसाइट्स के अंदर कंटेंट अच्छे से कवर हो सके, सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके, ठीक है। चाय बनाने की विधि में इतना कह सकते हैं, पानी उबालो, चाय पत्ती डालो, शक्कर डालो, अदरक, दूध और चाय बन गई। लेकिन अगर इसी को अगर आप लॉन्ग आर्टिकल में लेके जाएंगे तो कहेंगे सबसे पहले आपके पास सारा सामान होना चाहिए, जिस सामान के अंदर 2 कप चाय की पत्ती होनी है, 4 चम्मच चाय होनी चाहिए, दूध इतने ग्राम होना चाहिए वगैरह वगैरह सारी चीज। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज दिखा रहे हैं, क्या चीज दिखाना चाहते हैं, उस पर आपका जो भी यूजर रहेगा वो टिकेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसा मैंने एक लास्ट लाइन लिखी है, द इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू is to take advantage of 3 features provided by Google. Google suggest, people also ask and related search. ये हमेशा यूज कीजिए आप जब भी आप कोई भी कंटेंट या आपका कीवर्ड है तो उस कीवर्ड पे आप कीवर्ड को सर्च कीजिए गूगल पे और वहां पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज यानी कि SERP के अंदर ये 3 पॉइंट आपको मिलते हैं, जिसमें कि गूगल रिलेटेड हो गया, गूगल सजेस्ट हो गया, देन पीपल आल्सो आस्क वाले क्वेश्चन और उसके अलावा रिलेटेड सर्चेस यानी कि LSI कीवर्ड्स, पीपल आल्सो आस्क और उसके अलावा सजेस्टेड जो भी गूगल प्रोवाइड कर रहा है वो सारे के सारे आप अगर वहां ऐड करते हैं तो वो कंटेंट आपका कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट जगह से रैंक हो सकता है। और हमेशा कंटेंट के अंदर सोशल शेयरिंग का बटन होना चाहिए ताकि अगर यूजर को कंटेंट वो पसंद आए तो वो इजीली 1 क्लिक पे ही आप उस आर्टिकल को अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सके। तो वहां पे ये नहीं होगा कि पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी होकर सोशल मीडिया पे चला जाएगा, नहीं, शेयर बटन पे क्लिक करने पे आपका जो यूआरएल था वो ऑटोमेटिकली फेसबुक के अंदर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज रहती है आपकी कंटेंट के अंदर। फिर बात करते हैं कंटेंट फॉर्मेटिंग की। तो बस ये कंटेंट का ही अगला पार्ट है जिसमें मैंने लिखा है कि बोल्ड अंडरलाइन यूज कीजिए, इटैलिक टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द पेज, यानी कि मतलब जिस तरीके से 3 डिजाइन रहती है आर्टिकल, अगर कोई चीज आपको एकदम हाईलाइट करनी है तो आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो उन सब के मतलब भी अलग रहते हैं। जैसे इटैलिक कर दिया, मान लीजिए आप कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट के बीच में आपको लगता है ये कोई एक कीवर्ड्स है जिसको आपको बताना है,
तो आप वहाँ पे बोल्ड करेंगे तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, अंडरलाइन करेंगे तो भी अट्रैक्टिव नहीं। लेकिन अगर आप उसको इटैलिक मोड पे यानी कि थोड़ा तिरछा मोड रहता है उस पे अगर आप यूज कर लेते हैं तो वहाँ पे वो एकदम अलग फेस लगेगा। जैसे कि आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें एक कैरेक्टर सॉरी 2-3 सेंटेंस है जो अलग फॉर्मेट में दिख रहे हैं, तो यूजर कहीं ना कहीं उसे रीड करने की ट्राई करता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का भी यूज किया जाए। उसके अलावा जो गुड साइज है फॉन्ट की वो है 14 पिक्सल। तो जो भी आपका कंटेंट रहता है वो 14 पिक्सल्स में तो कम से कम होना ही चाहिए। उसके बाद में अगर आप चाहें तो बड़ी साइज और छोटी साइज कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली यूजर को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट और स्पीडली लगती है वो है 14 पिक्सल्स, क्योंकि उसमें क्या आपकी स्क्रीन के अंदर भी डेटा अच्छे से आ जाता है और उसे इजीली पढ़ा भी जा सकता है। फिर कंटेंट की अगली बात है वो है हेडिंग टैग्स के बारे में। तो हेडिंग टैग्स का मतलब है कि जो भी आपके H1 से लेकर H6 तक हेडिंग टैग है उनका यूज किस तरीके से करना है। H1 एक बार ही यूज करना है, H2 आप 2 से कितनी बार यूज कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू H3 से कम होने चाहिए, ना कि H3 से ज्यादा होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से वो सारी चीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि H2 यूज कर लिया तो देन वापस उसे रिपीट नहीं कर सकते, आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन H3 H4 का भी यूज आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मतलब आपके हर एक ब्लॉग के अंदर, पेज के अंदर हर तरीके का हेडिंग टैग यूज हो वो ट्राई कीजिए। H4 तक तो एटलीस्ट हर वेब पेज के अंदर वहां पे आपका हेडिंग टैग यूज होना ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगली बात आती है कंटेंट के अंदर ही, वो है इमेज और अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। तो अदर मल्टीमीडिया की बात करें तो वीडियो वगैरह कुछ भी चीज होगी, एनिमेशन। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं इमेज की, तो इमेज में अल्टर टैग, टाइटल टैग और इमेज की फाइल का नेम वो एकदम अट्रैक्टिव तरीके से होना चाहिए कि अल्टर टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो उस कीवर्ड पे, उस इमेज सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं रैंक हो सकता है और यूजर उस इमेज के थ्रू भी आपकी वेबसाइट के वेब पेज के कंटेंट पर आ सकते हैं। टाइटल टैग का मतलब अगर वेब पेज में इजी लोडिंग सेटअप कर रखा है तो वहां पे क्या रहेगा कि पूरा पेज लोड होने के बाद में ही इमेजेस लोड होती है, तब तक आप ये चाहेंगे कि इमेज की जगह पे एक टाइटल टैग दिखे जिससे कि यूजर को पता चल जाए कि इस इमेज के अंदर क्या है, तो उस तरीके से इजीली उस इमेज को टारगेट कर सकते हैं। फिर ठीक है, इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल वगैरह भी दिए हैं कि आपको किस तरीके से आईफोन या फिर अंडरस्कोर यूज करना है, वो भी सब कुछ है। ठीक है, फिर ये बात तो पता नहीं भूल गया था कि उसको कंप्रेस भी करके रखिए कि अगर जैसे प्रोडक्ट की वेबसाइट है आपकी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इमेजेस को कंप्रेस कीजिए, लेकिन सर्विस बेस्ड वेबसाइट है या इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है तो वहाँ पे इमेज को कंप्रेस कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे कोई जरूरी नहीं रहता है कि वो इमेज को जूम करके देखे। लेकिन जैसा कि मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट में देखा है, हर एक इमेज पे अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो वहाँ पे एक फुल इमेज बन जाती है, तो वहाँ पे वो इतना फुल मैग्नीफाई हो जाता है कि वहाँ से हर एक कैरेक्टर को इजीली पढ़ा जा सकता है। तो वहाँ पे अगर हम 100 KB की इमेज रखेंगे तो हम वहाँ पे ब्लर ही सब कुछ दिखेगा, लेकिन वहाँ पे 1 Mbps 2 Mbps की इमेज रखिए तो वो इजीली वहाँ पे अच्छे से डिस्प्ले होगी। ओके, फिर उसके बाद में यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। उसका मतलब है कि जो आप वेबसाइट्स के यूआरएल के अंदर स्लग में जो भी चीज लिखते हैं उसको एकदम टारगेटेड कीवर्ड के साथ लिखिए, अंडरस्कोर का यूज ना करके हाइफन का यूज कीजिए, नंबर्स का यूज कर सकते हैं, उस तरीके से आप यूआरएल को फुली ऑप्टिमाइज बनाइए। उसके बाद में है इंटरनल लिंक्स। तो इंटरनल लिंक्स का मतलब है कि हर एक वेब पेज के अंदर कम से कम 2 से 3 इंटरनल लिंक होनी चाहिए, जिससे कि आपके वेब पेज, एक वेब पेज से अगर उस यूजर पर वेब पेज एक यूजर एक वेब पेज पे अवेलेबल है, वहां पे उसने उस वेब पेज को पूरा पढ़ने के बाद में आपको ये ट्राई करना है कि इस वेब पेज से हमारे दूसरे वेब पेज पे जाए, ना कि वो टैब को क्लोज ही कर दे। तो वहां पे आप इंटरनल लिंक का यूज कीजिए। 2 से 3 इंटरनल लिंक तो कम से कम होनी चाहिए एक वेब पेज के अंदर, ताकि वहां से यूजर और ज्यादा अलग अलग वेब पेजेस पे जा सके। उसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कि किसी एक ऐसे वर्ड पर क्लिक करने से आपका कोई और ब्लॉग भी उसके रिलेटेड है, तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। लाइक आप वहां बता रहे हैं कोई भी एक वेब पेज के अंदर कि हेल्थी फूड कौन कौन से है, ठीक है, और वहां पे आपने एप्पल के बारे में भी बताया और वहां पे एक ऐसा सेंटेंस भी बन रहा है कि एप्पल खाने के बहुत फायदे हैं, और आपको पता है कि आपने एक एप्पल के लिए भी एक अलग से ब्लॉग बना रखा है जिसमें कि एप्पल को खाने से क्या फायदे हो सकते हैं। तो वहां पे आप उस एप्पल के खाने के फायदे पे एंकर टेक्स्ट दे सकते हैं, जिससे कि वो एप्पल खाने के जो फायदे वाला ब्लॉग है वहां पे यूजर उसको पढ़ सके। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि आपका यूजर जो है वो इंटरनली आपकी वेबसाइट्स पे घूमे जा रहा है और उसे वहां पे वो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी बाउंस रेट भी कम होगी। ठीक है,
फिर आउटबाउंड की बात करें तो आउटबाउंड का यूज सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट से जितने भी पेजेस हैं उन सबको वहां पे फुटर के अंदर आप मेंशन करके रखिए, ताकि यूजर को जैसे ही अगर पता करना हो कि इस वेबसाइट्स के अलावा भी अगर मुझे इंफॉर्मेशन पता करनी है थर्ड टूल के थ्रू या थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के थ्रू, तो मैं किस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा फिर बात आती है, थोड़े कंटेंट से हट जाते हैं अब। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूरे वेबसाइट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसमें मैंने टॉपिक लिखा है वेबसाइट की लोडिंग स्पीड। तो यहाँ पे मैंने दो लिंक दे रखी है, एक तो गूगल की पेज स्पीड इनसाइट टूल के बारे में और दूसरा है जीटी मैट्रिक्स। इस तरीके से पिंगडम वगैरह भी काफी टूल्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे दो टॉप के टूल्स मैं यूज करता हूँ, गूगल पेज स्पीड इनसाइट और जीटी मैट्रिक्स। ये दो टूल मुझे ये आइडेंटिफाई करवा देते हैं कि आपकी वेबसाइट अगर स्लो है तो किस वजह से है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, किस प्रॉब्लम्स को आप कवर करके वहां पे वो सॉल्यूशन इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो मोबाइल फ्रेंडली की है। तो वहां पे भी गूगल का एक टूल है जो कि मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट टूल करके है। वहां पे आप ये पता कर सकते हैं अगर ये वेबसाइट मोबाइल में ओपन होती है तो क्या ये प्रॉपर्ली ओपन हो जाती है, रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, उन सब के बारे में आपको यहाँ पे पता चलता है। देन अगली नेक्स्ट की बात करें तो अब टेक्निकल पॉइंट में आ चुके हैं। तो वहां पे हमारा रहेगा पॉइंट robot.txt। जब भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर विजिट करे तो सबसे पहले वो robot.txt फाइल पर विजिट करता है। वहां से उसे ये पता चलता है कि किस किस पेज को मुझे क्रॉल करना है और किस किस पेज को मैं क्रॉल नहीं कर सकता। यहाँ पे जैसे कि मैंने सिर्फ एक सेंटेंस में बता रखा है कि used by websites to communicate with web crawler and other web robots। तो वेब क्रॉलर और जो भी वेब रोबोट्स रहते हैं उन सबको कम्युनिकेशन करना है वेबसाइट्स को उनके साथ, तो उसके लिए यहाँ पे robot.txt का यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिंक भी दे रखी है SEO बुक robot.txt जनरेटर की, वहां पे आप robot.txt को जनरेट भी कर सकते हैं। पर उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो सिर्फ दो लाइन सबसे मोस्टली यूज होती है, एक रहती है यूजर एजेंट और दूसरी लाइन है डिसअलाउ या फिर अलाउ। यूजर एजेंट के अंदर आपको बताना रहता है कि किस किस यूजर, जो भी क्रॉलर रहता है यूजर एजेंट, वो कौन कौन से यूजर एजेंट आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। स्टार, अगर आप यूजर एजेंट के अंदर स्टार लिख रहे हैं तो इसका मतलब होगा जितने भी क्रॉलर अवेलेबल हैं इस वर्ल्ड में, जितने भी क्रॉलर को आपकी वेबसाइट को विजिट करना है वो कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है, और वहां पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं गूगल ये इतना क्रॉल करे, यूट्यूब बाकी के जितने भी क्रॉलर रहते हैं, आप ये भी चाहें अमेज़न का भी क्रॉलर है, यूट्यूब का भी क्रॉलर है, तो आप क्या चाहते हैं कि कौन कौन सी लिंक्स को वो क्रॉल करे, तो उस हिसाब से आप वहां पे आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। बाकी टेक्निकल एसईओ या जो भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्यादा बता दूंगा कि कौन कौन से टॉप के क्रॉलर रहते हैं। जैसे एमएसएन का बॉट रहता है, याहू का बॉट है, गूगल का बॉट है, गूगल के भी 50 से ज्यादा भी बॉट हो सकते हैं, न्यूज का है, वीडियो का है, बुक का है, सब अलग अलग तरीके के उसके रोबोट्स है। ठीक है, अब डिसएलो की बात करें तो वहां पे ये रहता है कि आपको यूआरएल का पोस्ट फिक्स लिखना रहता है डोमेन का, कि डोमेन के यूआरएल के बाद में यानी कि स्लैश, डोमेन पूरे को एक तरह से रूट का नाम दे दिया जाता है कि abc.com वेबसाइट्स के अंदर यानी कि स्लैश यानी रूट के अंदर जो भी वेब पेज है उसे अगर क्रॉल करवाना है या नहीं करवाना है तो वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इतना लिख देते हैं कि यूजर एजेंट कॉलन स्टार डिसअलाउ स्लैश, तो इसका मतलब ये रहेगा कि कोई भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं कर सकता है। फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं एक टेम्पररी पेज है उसे क्रॉल ना करें तो आप वहां पे क्या करेंगे स्लैश टेम्प, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि स्लैश टेम्प करके जो भी पेज रहेगा उसे तो वहां पे क्रॉलिंग नहीं कर सकते, बाकी के जितने भी वेब पेज होंगे उनको वहां पे क्रॉल कर लिया जाएगा। तो ये तो आपका रहा robot.txt। देन robot.txt के साथ ही एक और फाइल आती है, वो है sitemap.xml, यानी कि robot.txt में क्रॉलर को ये पता चल गया कि मुझे पेज क्रॉल करने हैं तो उसे ये भी आइडेंटिफाई करवा दिया जाए कि इतनी इस साइटमैप के अंदर यानी कि इस वेबसाइट के अंदर इतने सारे वेब पेज अवेलेबल हैं जो कि sitemap.xml में अवेलेबल है। फिर जैसे कि sitemap.txt HTML के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि यूजर को भी बताना रहेगा कि इस वेब पेज के इस वेबसाइट के अंदर कितने वेब पेज अवेलेबल है, तो उसके लिए आप वहां पे sitemap.xml भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें वो है स्कीमा यानी कि स्ट्रक्चर डेटा। आपकी वेबसाइट्स के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कि सर्च इंजन को बताई जाए
तो वहां पे आप क्या करेंगे, सर्च इंजन को ये बताएंगे कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर ये इंफॉर्मेशन है, ये ब्रेड क्रम यूज किए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन की वेबसाइट है। फिर उसके बाद में अगर लोकल बिजनेस अवेलेबल है तो वो आप बता सकते हैं। अगर आर्टिकल या फिर प्रोडक्ट, इवेंट, रेसिपी, जॉब पोस्टिंग रिलेटेड आप सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको टेक्निकल एसईओ में ज्यादा ब्रीफली बताऊंगा। यहाँ पे थियरिकल में तो मैं ज्यादा क्या ही बताऊं, क्योंकि मैं खुद दिमाग में सारी चीज आ रही है, लेकिन एक्सप्लेन किस वर्ड के थ्रू किया जाए वो समझ में कम आ रहा है। फिर बात करें कस्टम 404, तो इसका भी मैंने आपको बताया था कि आपके अगर वेबसाइट में कोई भी यूआरएल, किसी भी तरीके का यूआरएल ओपन हो गया है जो कि एक वेब पेज में क्रिएटेड नहीं है, तो आप चाहेंगे कि वहां पे एक ऐसा पेज ओपन हो जिससे कि यूजर को ये पता चले कि वहां पे वो जिस यूआरएल पे आया है वो एकदम गलत है। तो हमें ये वहां से इसे रिट्राइव करना है कि वो किसी और वेब पेज पर जाकर कोई और कैटेगरी सर्च करे या कोई और वेब पेज पर जाए। फिर बात आती है W3 वैलिडेशन की। तो यहाँ पे एक validator.w3org करके यूआरएल मैंने लिखा है। ये जो जितना भी पार्ट इसके अंदर वैलिडेटर का है वो मैं आपको थियरिकल में तो नहीं बता पाऊंगा इजीली, लेकिन प्रैक्टिकली इसको सबसे पहले हम बताएंगे टेक्निकल एसईओ में कि किस तरीके से वैलिडेटर काम करता है। फिर अब बात करें गूगल के कुछ टूल्स की, तो वहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का सेटअप किस तरीके से करना है उन सब के बारे में भी ऑन पेज एसईओ में रहता है कि ऑडिट के अंदर आपको ये भी बताना रहता है कि एनालिसिस सेटअप है या नहीं है। क्या एनालिसिस सेटअप है तो क्या उसमें सारी इंफॉर्मेशन इजीली कैचअप हो रही है या नहीं हो रही है, कोड एकदम अट्रैक्टिव प्रॉपर तरीके से ऐड किया हुआ है या नहीं है। गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, आपकी वेबसाइट्स पे जितने भी यूजर आए हैं वो यूजर किस फील्ड से आए हैं, कहाँ से आए हैं, उनका सोर्स क्या था, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे डिस्प्ले होती है। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स के अंदर आपको एक ट्रैकिंग कोड दिया जाता है, वो आपको वेबसाइट्स के अंदर उसकी जावा स्क्रिप्ट रहती है एनालिटिक्स की, उसके साथ आपको कनेक्ट करना रहेगा। उसको कनेक्ट करने के बाद में आपकी वेबसाइट पे जो भी यूजर विजिट करेंगे उन सब की इंफॉर्मेशन आपको गूगल एनालिटिक्स पे मिल जाएगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल का मतलब है कि वेबसाइट्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आप चाहते हैं कि गूगल पे इजीली मोनेटाइज हो जाए या इजीली हैंडल हो जाए कि उस वेबसाइट्स पे किस तरीके की एरर्स है, वेबसाइट में अगर कोई क्रॉलिंग में प्रॉब्लम है, कोई बैकलिंक्स में प्रॉब्लम है, तो वो किस तरीके से कैसे पता करें। तो वो गूगल के सर्च कंसोल में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कितने वेब पेज क्रॉल हो चुके हैं, जितने पेज क्रॉल हुए उसमें कौन कौन से पेज में कुछ एरर है या नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। गूगल के हिसाब से जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है उन सब के बारे में आपको वहां पे डिस्प्ले कर दिया जाता है। फिर बात करें गूगल की तरह ही बिंग वेबमास्टर टूल की, तो गूगल पे भी पहले गूगल सर्च कंसोल का नाम भी पहले गूगल वेबमास्टर टूल था। तो अब ऐसा नहीं है कि गूगल सर्च कंसोल के बारे में ही आपको पता होना चाहिए, गूगल वेबमास्टर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रोबोट.txt को जब भी आप चेंज करेंगे या उसमें सजेशन एडिट करेंगे तो वहां पे आपको वेबमास्टर टूल के थ्रू ही आपको रोबोट.txt पे विजिट करने को मिलेगा अभी तक तो। ठीक है, उसके अलावा बिंग वेबमास्टर का तो एक ही काम है कि सर्च इंजन जो भी गूगल है उसी के हिसाब से काम करता है सारा का सारा। और अगर आपकी वेबसाइट सर्च कंसोल के अंदर पूरी तरह से सेटअप हो चुकी है तो बिंग में आप डायरेक्टली सर्च कंसोल को कनेक्ट करके बिंग को सारा डेटा आप वहां पे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट गूगल सर्च कंसोल में पूरी की पूरी वेबसाइट को सेटअप कर दीजिए, जो भी एरर है सॉल्व करके उसके बाद में बिंग वेबमास्टर टूल के अंदर आप इजीली जस्ट आपके गूगल सर्च कंसोल अकाउंट को कनेक्ट कर दीजिए। जितनी भी वेबसाइट सर्च कंसोल के अंदर थी वो आप डायरेक्टली पूरी की पूरी बिंग के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और वहां पे जितना भी डेटा मिलेगा बिंग वेबमास्टर के अंदर वो सारा का सारा आपका रहेगा, किसका, बिंग का रहेगा। वहां पे डेटा गूगल का नहीं जाएगा। जैसे कि अगर गूगल के अंदर 500 पेज क्रॉल हो चुके हैं तो बिंग में नहीं बताएंगे कि 500 पेज क्रॉल हो चुके हैं, वहां पे तो वो जीरो से ही शुरू होगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन है वो एकदम इजीली बिंग के पास हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं गूगल सर्च कंसोल को एक्सेस ना करें बिंग, तो आप डायरेक्टली मैनुअली भी बिंग वेबमास्टर के अंदर जाकर आप अपनी वेबसाइट की प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। तो ये इतना पॉइंट था आपका ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और एसईओ के बारे में। अब जो कि मैंने अलग से कुछ क्रिएट किया है टेक्निकल एसईओ का, उसके बारे में अगली सारी क्लासेस चलेगी, वो आपकी स्क्रीन पे चलेगी। तो जितना भी थियरिकल कंसेप्ट था वो मैंने बोर्ड पे पढ़ाने की ट्राई की थी। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट लगे तो आप मुझे जरूर बताइए, अदरवाइज कुछ ऐसा टॉपिक रहेगा जिसको वापस थियरिकल बताना चाहिए तो वापस वो भी करेंगे, लेकिन जितना हो सके ट्राई करेंगे आपको थियरिकल में बताया जाए।
और फिर प्रैक्टिकली बताएं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। पर अगर आप बोरिंग होने लग जाए थ्योरिकल कंसेप्ट में तो फिर कर ही क्या सकते हैं। पर ये एक ऐसी चीज है कि पेड़ की तरह है, मतलब पौधे की तरह है कि अगर आप पौधा लगाते हैं पहले दिन तो वो अगले दिन पेड़ नहीं बनता है। पेड़ बनता है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद। लेकिन जब वो पेड़ बन जाता है तब उसके पास इतनी काबिलियत रहती है कि वो कई सारे पौधे और बना सकता है, क्योंकि उस पौधे से उस पेड़ से कई सारे बीज भी आप ले सकते हैं कि और वापस वो पेड़ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब अगर आपने मेरे से डिजिटल मार्केटिंग सीखा है तो आप आगे भी सिखाइए लोगों से। इससे क्या होगा कि आपकी स्किल भी इम्प्रूव होगी। और एक जो रहता है स्टेज फोबिया कह सकते हैं या पब्लिक फोबिया, तो वो इस तरीके की चीजें आप भी अवॉइड कर लेंगे। लोगों के सामने बोलना, लोगों से किस तरीके से बातें करना, उसमें भी आपका इम्प्रूवमेंट आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो बाकी कुछ भी डाउटफुल हो तो जरूर बताइए। ठीक है, बाकी थियरिकल कंसेप्ट हो चुका है ज्यादातर मोस्टली, उसके अलावा बाकी सारी चीजें हम प्रैक्टिकल ही देखेंगे, क्योंकि ये जो मेन एसईओ का पॉइंट रहता है उसको मुझे कुछ थियरिकल में बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज बता दी। बाकी एक बार पीसी के साथ कनेक्ट हो गए तो फिर वो बस इजीली आपको बताना सारी चीजें। लेकिन थियरिकल कंसेप्ट में क्या रहता है पूरा का पूरा, इसीलिए तो मैं सिलेबस पास में रखता हूँ ताकि मुझे ये पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं, कोई ऐसा टॉपिक मिस भी ना हो जाए। पीसी में तो मैं देख सकता हूँ कि हाथों हाथ पीडीएफ ओपन कर ली, कोई भी यूआरएल ओपन करके मैं पता कर सकता हूँ कि कौन कौन से वेब पेजेस अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी डाउटफुल हो डायरेक्टली नो झिझक नो टेंशन के साथ मैसेज कीजिए कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ट्राई करूंगा एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, बाकी आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, राम जी राम, मैं गणेश कोलेरिया आपसे विदा लेता हूँ।